Hello guys, this is Chaya starting chapter number 2 part 2. Before that, if you have not seen this chapter part 1, then please check it in the description Cleaning the box. Thank environment. you. Buju and पहेली had observed the school gardener making the manure. बुजू पहेली क्या दिखते हैं कि उनके जो गार्डनर हैं वो खाद बना रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, उनके दोस्त के साथ दे कलेक्ट द वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेस एंड गार्डन्स। वो अपने घर के आसपास और मैदानों में से ऐसे सड़े हुए पेड़ पौधे, साग भाजी और फल सब ये सब इकट्ठा करते हैं। दे पुट देम इन अ पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। फिर वो क्या करते हैं, वो उन्हें एक गड्ढा खोदते हैं और उनमें ये सारे सड़े हुए जो फल सब्जी और फूल हैं उसको डालते हैं। देन आफ्टर सम टाइम्स दे सीन व्हाट कि इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू द मैनर। वो उसको डिकम्पोज हो जाता है, उसका विघटन होता है और वो खाद में परिवर्तित होता है। फिर बुजू एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। वो दोनों ये चाहते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जो उन्होंने जो सब वेस्ट प्रोडक्ट रखे थे वो सब खाद में कैसे परिवर्तित हुए। ये जानने के लिए पहले आपको एक एक्टिविटीज करनी होगी। एक्टिविटीज के अनुसार आपको दो पोट लेने होंगे, दो गमले लेने होंगे। एक में ए मार्क करना है, दूसरे में बी मार्क्स करेंगे। ए में हम क्या करेंगे कि मिट्टी ऐड करते हैं, बराबर। एंड पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए। बराबर, आपको आपने जो वेस्ट प्रोडक्ट सब लेके आए हैं, बराबर, उसमें आप क्या डालिए, आप डालिए आपके सूखे पेड़, अरे खराब पेड़, वो सब डालिए। और प्लांट बी में आपको क्या डालना है, पॉलीथीन बैग्स, आपके घर पे जो प्लास्टिक की थैली आती है वो, एम्प्टी ग्लास, जो सूखे और प्लास्टिक के जो ग्लास आते हैं वो, ग्लास बॉटल्स आप डाल सकते हो। ब्रोकन प्लास्टिक के टॉयज, आपके पास कोई भी प्लास्टिक के खिलौने जो टूट चुके होंगे वो सब हम प्लांट पॉट बी में डालेंगे। दोनों में हमने सॉइल मिक्स कर दिया है। अब उसको हम 3 से 4 वीक के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या होता है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन कंटेंट ऑफ दिस टॉप्स पॉट्स। आपने क्या है, कोई भी डिफरेंस फाइंड आउट किया है? तो अगर आपने किया है तो वो क्या डिफरेंस है? क्या आपके प्लांट ए में जो आपने वेस्ट प्रोडक्ट डाले थे वो अब डिकम्पोज हो चुके हैं? अगर वो डिकम्पोज हो चुके हैं तो वो कैसे हुए हैं, अब हम ये देखते हैं। The plant waste had been converted into the manure by the action of microbes। ये जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो मैनर खाद में कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो माइक्रोब्स की मदद से। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन। और जो इसमें से न्यूट्रिशंस जो बनता है वो अगेन प्लांट्स उसको यूज कर लेता है। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी the polythene gas, empty glasses, bottles and broken toys part did not undergo any such changes। आपने जो प्लॉट बी में जो आपने बोटल्स और ग्लासेस और जो आपने पॉलीथीन बैग्स जो ये सब रखे थे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है, अब हम देखते हैं। You often see the large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the grounds। आपने कभी कभी रास्ते में देखा ही होगा कि बहुत सारे मरे हुए पेड़ पौधे, पशु प्राणी सब ऐसे पड़े रहते हैं और फिर आप कुछ ही दिनों के बाद आप वहाँ पे जाते हो तो वो सब जो रहते हैं वो सब डिसअपियर्स हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यू फाइंड दैट दे डिसअपियर्स आफ्टर समटाइम्स, वो सब डिसअपियर्स हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू द सिंपल सब्सटेंस। क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सब जो मरे हुए पेड़ पौधे और जो पशु जो रहते हैं उनके ऊपर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो उसका विघटन करते हैं और विघटन करके उनको एक सिंपल सब्सटेंस में उनका परिवर्तन करते हैं। और ये जो सब्सटेंस रहते हैं उनका फिर से यूज होता है। इनका यूज कहाँ होता है, तो थर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। वो क्या करते हैं, इनका यूज़ वही प्लांट्स और एनिमल्स द्वारा होता है और जिसके कारण वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में से जो गंदे पदार्थ हैं उनका निकाल करते हैं और उनको फिर से ही हमारे ही यूज़ में लाते हैं। नाउ 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। बहुत सारे रूप से वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानकारक होते हैं। कैसे, तो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे होते हैं कि जो हमको बीमार करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधों को बीमार करते हैं, पशुओं को बीमार करते हैं। सच डिसीज कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। पैथोजेंस किसे बोलेंगे, कि जो हमें बीमार करेंगे।
और एंटीबायोटिक्स किसे बोलेंगे? जो हमें ठीक करेंगे। हमारे जो फ्रेंड्स मेडिसिन हैं दैट आर एंटीबायोटिक्स। और क्या, जो दुश्मन थे, जो दुश्मन बैक्टीरिया से जो हमें बीमार करते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। नाउ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे खाने को खराब करते हैं, हमारे कपड़े को खराब कर देते हैं, लेदर्स खराब कर देते हैं, बराबर, ये सब कुछ खराब कर देते हैं। चलिए हम ऐसे हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है डिसीज कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink और the food we eat. पैथोजेंस हमारी शरीर के अंदर कैसे घुसते हैं कि जो हवा जिससे जो हम सांस लेते हैं, जो पानी जो हम पीते हैं, जो खाना जो हम खाते हैं, वहाँ से पैथोजेंस हमारी शरीर में घुसते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. ये तो किसी पशु के द्वारा कैरी भी हो सकते हैं या तो फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के जिसमें ये पैथोजेंस हैं उनके कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो भी ये बीमारी हो सकती है। नाउ माइक्रोबायल डिसीज देन कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिसीज। जो भी बीमारी है अगर वो हवा, पानी, आहार और फिजिकल कांटेक्ट अगर टच से, स्पर्श से होती है तो उसे हम कौन सी बीमारी कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे कि हमारा कोरोना वायरस है, दैट कैन बी बाय द फिजिकल टच से होता है और एयर से होता है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज इंक्लूड कोलेरा, इसके एग्जाम्पल्स में कोलेरा आता है, कॉमन कोल्ड, सर्दी, चिकन पॉक्स, मैंने आपको बताया था कि जो माताजी निकलती है हम बोलते हैं हमारी भाषा में ट्यूबरक्लोसिस, कोई भी टीबी की बीमारी हो गई, ये सब इसके उदाहरण हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जब कोई भी इंसान ऐसा है कि जिसे सर्दी हुई है, वो स्नीजेस, जब वो छींकेगा तो फाइन ड्रॉपलेट्स टू द मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। जब वो छींकेगा तो बहुत सारे वायरस जो रहते हैं, हजारों के प्रमाण में वायरस जो होते हैं वो हवा में आते हैं और फिर वो वहाँ से, दिस वायरस एंटर्स द बॉडी, वो वहाँ से किसी भी हेल्थी पर्सन के बॉडी में घुसेगा और वो क्या करेगा, जब वो सांस लेगा हेल्थी पर्सन तो वो श्वास के द्वारा जो हवा है वो उसके शरीर में घुसेगा। अभी यहाँ पे बूझू सवाल पूछता है देन हाउ डू वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। तो ऐसे कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो पहली बोलती है कि हमें छींकने से पहले रुमाल को नाक और मुंह से अच्छे से ढकना होगा। हम छींके या खांसी उसके पहले हमें रुमाल से अपने मुंह को और नाक को ढकना होगा, बराबर। नाउ देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ऐसे बहुत सारे कैरियर्स हैं एनिमल्स में होते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं, बराबर। हाउस फ्लाई एक उसका सबसे एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। द फ्लाइज साइट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल्स एक्सक्रेट्रा। ये जो फ्लाइज है, ये जो मच्छर होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो गार्बेज, जो कचड़े होते हैं, एनिमल्स एक्सक्रेटा, जो पशु पक्षियों के मल होते हैं उसके ऊपर बैठेंगे, फिर वो वहां से पैथोजेंस लेके आएंगे और फिर वो क्या करेंगे, हमारे कोई भी हमने जो खाना रखा होगा, कुछ भी पानी रखा होगा, उस पे वो बैठेंगे तो वो क्या हुआ, वो पैथोजेंस वो वहां से लाके हमारे खाने या फिर पानी में लाके रख दिए और वही खाना जब हम खाते हैं तो वहां से वो पैथोजेंस हमारे शरीर में घुस जाता है। चलो देखते हैं। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटरा पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज, बराबर। वहां से पैथोजेंस उनकी बॉडी में टच कर जाता है, जो मच्छर रहते हैं उनकी बॉडीज में। When these flies sit on the uncovered food, they may transfer the pathogens. जब ये फ्लाइज जो हैं वो अनकवर फूड, जो फूड अच्छे से ढके नहीं रहते उनके ऊपर बैठेंगे तो वहां पे ये ट्रांसफर करेंगे। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. जो भी ये contaminated खाना खाएगा वो बीमार हो जाएगा। So it is advisable to always keep the food covered. इसलिए हमेशा हमारे आहार को कवर करके रखना चाहिए। Avoid consuming the uncovered items of food. हमें बिना कवर किए हुए खाने को कम खाना चाहिए, ढके हुए खाने को ही खाना चाहिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि कैरियर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज, मादा एनोफिलीज मच्छर, विच कैरीज द पैरासाइट्स ऑफ द मलेरिया, जो मलेरिया के लिए पैरासाइट्स को ट्रांसफर करती थी। फीमेल एडीज मॉस्किटोज, दूसरी एग्जाम्पल है मादा एडीज मच्छर, जो किसकी कैरियर है, डेंगू वायरस की कैरियर है। तो ये सब सारे जो मच्छर जो मलेरिया और डेंगू को करते हैं, इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो यहाँ पे पहले यही सवाल पूछती है कि टीचर
इसीलिए शायद हमें पानी को इकट्ठे करने के लिए मना करती है। बराबर। तो अब देखते हैं, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन दी वाटर, सारे जो मच्छर्स होते हैं वो पानी में ही इकट्ठे होते हैं, बराबर, जमा होते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसलिए हमें कहीं भी किसी भी जगह पर पानी को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जैसे कि कूलर से लंबे समय तक पानी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। टायर्स में, फ्लावर स्पॉट मतलब आपके घर पे जो गमले होते हैं फूलों के, उसमें पानी नहीं इकट्ठे होने चाहिए। हमारे आजू बाजू के पड़ोस को हमेशा साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। बराबर। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, हम ऐसे लिस्ट तैयार करने हैं कि जिससे हम मलेरिया को प्रिवेंट कर सकें। सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बहुत सारे कॉमन डिसीज है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ह्यूमन डिसीज का नाम दिया गया है, उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं कि वो किसके द्वारा फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किस किस के रूप से वो फैल सकता है, और उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे पहले मैं देती हूँ ट्यूबरक्लोसिस, जो बैक्टीरिया से होता है। बराबर। और उसके जो बैक्टीरिया रहते हैं वो हवा में मिलते हैं, इसलिए हम सांस लेंगे तो वो बैक्टीरिया वहां से आएगा। बराबर। मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये तीन में जो है वो वायरस के द्वारा होते हैं। अब इनके वायरस कहाँ पे होते हैं, हवा में, कांटेक्ट के द्वारा। जो चिकन पॉक्स है वो कांटेक्ट से होता है, मतलब किसी को अगर चिकन पॉक्स मतलब माता जी आई, अगर हम उसको छूते हैं तो हमें भी हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि उसको एक कमरे में आइसोलेशन में रख दिया जाता है। एयर्स में होता है, और वाटर वाटर से पोलियो होता है कि आप कोई भी गंदा पानी पी लेते हो तो फिर वायरस वहां से अंदर शरीर में घुस जाता है। तो ये सबसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में डालना होगा कि एक रूम में, मतलब अलग से पेशेंट को रखना होगा। बिलोंगिंग द पेशेंट्स अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, उससे सबसे अलग रखना होगा। वैक्सीनेशन देना होगा उसको सूटेबल एज पे, जैसे आपको पता है कि पोलियो वायरस का जो वैक्सीनेशन ड्रॉप्स जो रहता है वो 5 साल तक की उम्र पे छोटे छोटे बूंदों में दिया जाता है। बराबर, आप सबको दिया गया है। चिकन पॉक्स की भी वैक्सीनेशन जब हम छोटे होते हैं तभी दे दिया जाता है। टीबी, मीजल्स, ये सब के वैक्सीनेशन छोटी उम्र में ही दे दिए जाते हैं। नाउ कोलेरा एंड टाइफॉइड, तो कोलेरा टाइफॉइड जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, किससे है इसका ट्रांसमिशन, तो पानी, कोई भी गंदे पानी या फिर खाने से होता है। बराबर। तो इसलिए हमें क्या है, इसमें हमें आइसोलेशन मतलब खुद को अलग जगह पे बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, खुद को दूसरे से अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमें पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना होगा, मतलब हमारे खाने पानी को साफ सुथरा रखना होगा, हमारे हाथ को साफ सुथरा रखना होगा, हम जो पानी पीते हैं उसको हमें उबाल कर पीना होगा। बराबर, बॉइल्ड वाटर हमको ड्रिंक करना होगा। फिर हिपेटाइटिस ए की बात करती हूँ, वो वायरस से होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बात करें तो पानी से होता है। बराबर, हिपेटाइटिस ए गंदे पानी से होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ड्रिंक वाटर को अरे बॉयल वाटर को पीना होगा। और वैक्सीनेशन तो सब में होता है। बराबर, वैक्सीनेशन अगर आपको है तो आपके अंदर ऐसे अच्छे बैक्टीरियाज हो जाते हैं कि जो आपके ये दुश्मनी बैक्टीरिया से किल करते हैं और हमको ये ऐसी ऐसी बीमारियों से प्रिवेंट करते हैं। नाउ मलेरिया, जो प्रोटोजुआ से होता है, अगेन किससे होएगा मलेरिया, मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी होती है जो मच्छर से होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मच्छर से बचने के लिए जो मच्छर को मारे ऐसी कोई केमिकल्स जो होते हैं उसको छिड़काव करना होगा। पानी को इकट्ठे नहीं होने देना होगा। बराबर। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, ये सब जो हमने जो ऊपर के पढ़े हैं वो सब जो ह्यूमन बींग्स मतलब इंसानों में जो बीमारियां होती है वो थी। अभी पशुओं में कौन सी बीमारियां होती है वो देखना है। तो सिवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिसीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन दी अदर एनिमल्स, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ पेड़ पौधों और इंसानों को ही नहीं परंतु पशुओं को भी करती हैं। जैसे कि एंथ्राक्स, एंथ्राक्स एक ऐसा डेंजरस बैक्टीरिया है कि जो ह्यूमन इंसान को भी एज वेल एज कैटल कैटल को भी मतलब पशुओं को भी ये अफेक्ट करता है। ये सबसे डेंजरस बैक्टीरिया है। फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ द कैटल इज कोज बाय ए वायरस, मतलब जो उनके पैर में और मुंह में जो पशुओं की बीमारी होती है बीमारी वो हमेशा वायरस से होती है, मोस्टली वायरस से ही होती है। डिसीज कॉजिंग बाय द ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, नाउ सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिसीज इन प्लांट्स, मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि जो प्लांट्स को भी बीमार करते हैं, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। वीट गेहूं, राइस, चावल, पोटैटो, आलू, शुगर केन, शकरकंद, ऑरेंज, संतरा, एप्पल, सेब और अदर्स, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं कि जिन जो बीमार होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि ये डिसीज क्या करते हैं, तो उनका जो ग्रोथ रेट रहता है, उनके जो फल प्रोडक्शन होने वाले थे वो सबको कम कर देता है। दे कैन बी कंट्रोल बाय दी
ये सब कैसे कंट्रोल होंगे? तो यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल दी माइक्रोब्स, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग करने का कि जो माइक्रोब्स को प्रिवेंट करें, मार डालें। अब हम प्लांट डिसीज देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट डिसीज होते हैं। ये यहाँ पे प्लांट डिसीज दिया है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं वो दर्शाए गए हैं, और उसके बाजू में ये किससे फैलते हैं वो दिए गए हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अभी हम देखते हैं सबसे पहला जो है वो साइट्रस कैंकर है। तो साइट्रस कैंकर मतलब ये जो खट्टे फल होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जैसे नींबू, संतरा, ये सब में से हमको साइट्रस मिलता है, जिसमें ये साइट्रस कैंकर, ये सारे पेड़ पेड़ पौधों में साइट्रस कैंकर की बीमारी देखने को मिलती है जो बैक्टीरिया से होती है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हवा के द्वारा होता है। दूसरा, रस्ट ऑफ व्हीट। तो रस्ट ऑफ व्हीट मतलब गेहूं के अनाज में देखने को मिलता है, उसमें उसके पेड़ पौधों में देखने को मिलता है, जो फंगाई से होता है, जो हवा और बीज के द्वारा होता है। थर्ड वन इज येलो वेइन मोजाइक ऑफ भिंडी। ये भिंडी में देखने को मिलता है, जो वायरस के कारण होता है और इंसेक्ट के द्वारा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। नाउ फूड पॉइजनिंग। तो बूजो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अ पार्टी, ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। बूजो एक ये बूझो इनवाइट की जाती है उसकी फ्रेंड के द्वारा एक पार्टी में, और वो वहाँ पे बहुत सारे फूड स्टफ खा लेती है अलग अलग प्रकार के। फिर वो जब घर पे पहुँचता है तो उससे उल्टियाँ चालू हो जाती हैं, और जब फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसे फूड पॉइजनिंग हो गया है। तो ये फूड पॉइजनिंग क्या है, चलो देखते हैं। तो फूड पॉइजनिंग could be ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द फूड स्पॉइल्ड बाय सम ऑर्गेनिजम्स। ये जो खाना जो उसने खाया था वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा स्पॉइल हो गया है, खराब हो चुका है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो हमारे खाने के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं वो कभी कभी जहरीले पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं, एंड दिस मेक द फूड पॉइजनिंग कोजिंग द सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। जिसके कारण हमें फूड पॉइजनिंग होता है, और कभी कभी तो ये बहुत खतरनाक, मतलब मृत्यु तक का भी खतरनाक हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व द फूड टू प्रिवेंट इट्स फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। हमें खाने को बचाना चाहिए और इसको स्पॉइल होने से बचाना चाहिए। अब हम खाने कैसे बचाते हैं वो देखते हैं, दैट इज फूड प्रिजर्वेशन। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि हमें अनाज का संग्रहण कैसे करना चाहिए। अब हम चैप्टर 2 में देखेंगे कि हम खाने का संग्रहण कैसे करते हैं। तो यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर मोइस्ट कंडीशन इज अटैक बाय द फंगस। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि जो ब्रेड होता है दैट इज स्पॉइल बाय द फंगस, अगर आप उसको मोइस्ट ब्रेड को 2-3 दिन तक रख दे तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारा खाना बिगाड़ देते हैं। द स्पॉइल फूड एमिट्स द बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट, चेंज कलर। उसका जो स्मेल होता है वो सबसे खराब होता है, टेस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही खराब होती है, और उसके कलर्स भी बहुत चेंज हो जाते हैं। पहली बाउट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। वो बहुत कुछ दिनों के लिए वो आम खा नहीं पाती है। लेटर सी फाउंड दैट दे वेयर स्पॉइल्ड एंड रोटन। फिर वो देखती है कि जो वो आम जो लेके आई थी वो पक चुके हैं और वो खराब हो चुके हैं। बट सी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर वो जानती है कि जो उसकी दादी माँ जो अचार जो बनाती थी आम के, वो खराब नहीं होते हैं, लंबे समय तक रखने के बावजूद वो खराब नहीं होते हैं। अब वो कंफ्यूज होती है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में ऐसा क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अचार के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, परंतु वो आम के ऊपर अटैक करते हैं। तो नाउ फॉर द केमिकल मेथड्स। तो ऐसे कुछ फूड प्रिजर्वेशन होते हैं जिसके कारण कुछ जो होते हैं बैक्टीरियाज वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। तो वो उसके कौन कौन से मेथड्स हैं हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले केमिकल मेथड्स है, जिसमें सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरेटेड बाय द यूज द चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो बैक्टीरिया की वृद्धि जो रहती है उसको अटकाने के लिए हम नमक का उपयोग करते हैं और ऑयल्स, तेल का उपयोग करते हैं। देयरफॉर दे कॉल्ड द प्रिजर्वेटिव्स। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि वो हमारे खाने को बचाता है। We add soil और acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes। जो हमारे अचार होते हैं उन्हें खराब ना हो इसके लिए हम उसमें नमक और एसिड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में हम उसमें कभी कभी तेल या फिर कुछ एसिड प्रिजर्वेटिव, सिरका भी आपने देखा होगा, सिरके में भी वो कभी खराब नहीं होता है, तो उसमें एसिड प्रिजर्वेटिव्स विनेगर मिक्स किया जाता है जिसके कारण वो खराब नहीं होता है। तो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये दोनों जो है वो सबसे सामान्य प्रिजर्वेटिव से बहुत ज़्यादा ही उपयोग में लिए जाते हैं।
दिस आर ऑल्सो यूज इन जाम्स एंड स्क्वेसिस टू चेक देयर स्पॉइलेज। इन ये सब खराब हुआ है कि नहीं, ये सब में हम उसके चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, हमारे नमक के द्वारा कैसे हम प्रिजर्वेशन करते हैं वो देखते हैं। तो कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व द मीट एंड फिश फॉर एजिस, मतलब हम मछली और मांस को प्रिजर्व करने के लिए हम उनके ऊपर नमक लगा देते हैं, जिसके कारण वो जल्दी खराब नहीं होता है, बैक्टीरिया की वृद्धि जो होती है उसको अटका देता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद द ड्राई सॉल्ट, नमक से उसको हमने लगा दिया, कवर कर दिया, टू चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, क्या करता है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को नहीं होने देता। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व द आंवला, आंवला जो होता है उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी हम नमक उसमें लगाते हैं। रो मैंगोज, उसका प्रिजर्वेशन करना है तो आप नमक लगा दीजिए। टैमराइंड, ये सब के प्रिजर्वेशन के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, सॉल्टिंग की प्रक्रिया करते हैं। नाउ द प्रिजर्वेशन बाय शुगर, चलो अब शक्कर से प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जाम्स, जेलीज, स्क्वैशिस आर प्रिजर्व बाय द शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट्स व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल द फूड। क्या होते हैं कि जो जाम्स, जेलीज, ये सब जो होते हैं इसमें शुगर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो उसके अंदर जो मॉइस्चर रहता है, जो भीनास रहती है, उसको कम कर देता है। अब जब भीनास नहीं रहेगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होएगा। इस तरह से शुगर्स जो रहता है वो प्रिजर्वेशन के लिए जाम्स, जेलीज जैसे पदार्थों में यूज किया जाता है। नाउ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल्स एंड विनेगर, use of oils and vinegar prevent the spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment। जो तेल का उपयोग हम करते हैं, जो विनेगार का उपयोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो अचार है उनको खराब होने से बचाता है, बराबर। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट्स आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड, मैंने आपको पहले बताया था कि मीट जो रहता है, फिश जो रहता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम नमक लगाते हैं, और यहाँ पे हम तेल और विनेगर का भी यूज करते हैं कि जिससे इसका प्रिजर्वेशन होता है। कुछ सब्जियों को भी बचाने के लिए, कुछ फल हो गए, उस पे तेल और विनेगर का हम यूज करते हैं, तो जिसके कारण उसका हम प्रिजर्वेशन लंबे समय तक हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। नाउ हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर, कुछ गर्म और कुछ ठंडा तापमान भी इस स्टोरेज के लिए हेल्प करता है, जैसे कि दूध, तो दूध हो गया बॉइलिंग मिल्क, बराबर। बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड, आप उसको स्टोर करने के पहले आप उसको बॉईल कर लेते हैं, दूध को हम बॉईल कर लेते हैं, तो क्या होता है कि जो उसके अंदर बैक्टीरियाज रहती हैं वो मर जाती हैं, बराबर। फिर आता है कि पास्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट द बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जो पास्चराइज मिल्क रहता है हम उसे बिना बॉइलिंग के भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, बराबर। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, बराबर। मिल्क को क्या करना है कि बस 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है, और उसके बाद उसको आप स्टोर कर सकते हैं। बाय डूइंग इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स, ये सब करने से क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसके अंदर ग्रोथ करने वाले हैं उसको हम अटका देते हैं। और ये जो इसकी शोध किसने की थी, तो लुइस पास्चर ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, पास्चराइजेशन रखा गया। नाउ स्टोरेज एंड पैकिंग, तो स्टोरेज और पैकिंग मतलब है कि आप किसी किसी में बैक्टीरिया का ग्रोथ अटकाने के लिए हम स्टोरेज करते हैं, पैकिंग से भी हम उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ अटका सकते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स में हम यूज करते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स मतलब काजू बादाम का स्टोरेज अगर आपने देखा होगा तो वो प्लास्टिक की थैलियों में वो बंद रहता है, बराबर, वो सील किया हुआ रहता है। कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां भी ऐसे ही सील की हुई रहती है, बंद की रहती है, उनकी जो प्लास्टिक्स रहती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो अंदर नहीं आ सकते हैं, बराबर। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कि यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7, इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेज्यूमिनस प्लांट्स। आप 6 और 7 क्लास में पढ़े ही हैं कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन जो रहता है लेज्यूमिनस प्लांट में कैसा होता है। तो लेज्यूमिनस प्लांट्स मतलब क्या होता है कि छेलेदार वृक्ष जो होते हैं, फलेदार वृक्ष, जिसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं मटर का। मटर के पेड़ जो होते हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द लेज्यूमिनस प्लांट्स। उसमें क्या होता है, रिकॉल दैट द राइजोबियम लाइव्स इन द रूट ऑफ द नोड्यूल्स ऑफ द लेज्यूमिनस प्लांट। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि उसके रूट्स में क्या होता है कि लेज्यूमिनस प्लांट के रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, सच एज बीन्स एंड पीज। जो मटर और कोई भी बीन्स जो होते हैं उनके रूट्स में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इट हैज़ द सिम्बiotic relationships। Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning।
लाइटनिंग के एक्शन से ये क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होते हैं वो इसमें फिक्स होते हैं। बट यू नो व्हाट दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर रिमेन द कांस्टेंट। कितना अमाउंट का नाइट्रोजन जो है वो एटमोस्फियर में कांस्टेंट होना चाहिए। मैं वंडर हाउ। लेट्स अस अंडरस्टैंड दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन। ये नाउ द नाइट्रोजन साइकिल। तो अवर एटमोस्फियर हैज द 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमोस्फियर हमारे वातावरण में 78% जितना नाइट्रोजन वायु होता है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। बराबर, वो प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन ये सब में नाइट्रोजन देखने को मिलता है, एक पार्ट है उनका। The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals। जो नाइट्रोजन से वो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स नहीं ले सकते हैं, उसके लिए सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं जो सॉइल में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? जमीन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं। वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को वातावरण में से लेते हैं और उनको जमीन में फिक्स करते हैं। बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड कन्वर्टेड इट इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। वो क्या करते हैं? एटमोस्फियर में से नाइट्रोजन लेंगे और उसके नाइट्रोजन के किसी घटक में रूपांतरित कर देंगे। Once nitrogen is converted into this unusable compound, it can be utilized by the plants from the soil through their root system। एक बार जब नाइट्रोजन को हम किसी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है ये जो बैक्टीरिया है, फिर यही जो कंपाउंड है वो जो रूट्स रहते हैं प्लांट के वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो उनको शोषित कर लेते हैं और फिर जिससे प्लांट की वृद्धि होती है। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। फिर नाइट्रोजन का यूज कैसे होता है कि प्लांट उसको सिंथेसिस करता है, प्रोटीन्स बनाता है। बराबर, एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जैसे एनिमल्स जो रहते हैं फिर वो ये प्लांट खाएंगे तो फिर जो नाइट्रोजन जो प्लांट में प्रेजेंट था वो अब एनिमल्स के शरीर में जाएगा और प्रोटीन्स बनाएगा। बराबर, वेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइज, जब यही पेड़ पौधे और यही जो पशु पक्षियां जब मर जाते हैं फिर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया फंगाई जो प्रेजेंट्स होते हैं जमीन में वो यही नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट को, ई कंपाउंड को फिर से क्या करेंगे? कंपाउंड में रूपांतरित करेंगे। फिर वो क्या होएगा कि फिर से प्लांट्स इन्हें अब्जॉर्ब करेगा, फिर से नाइट्रोजन का कंपाउंड बनेगा, फिर कोई एनिमल्स आके खाएंगे, फिर ये सब मरेंगे, फिर इनका फिर से विघटन होएगा और फिर से यही विघटन होके फिर से जमीन में जाएगा। मतलब ये प्रक्रिया क्या रहती है? चलती ही रहती है, एक साइकिल के रूप में चलती है। देखते हैं, when plants and animals dies, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into the nitrogenous compound to be used by plants again। जो प्लांट्स और एनिमल्स जो मर चुके थे फिर क्या करेंगे? जो बैक्टीरिया और फंगस जो रहते हैं जमीन में वो इसी नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है इसको कंपाउंड में एक रूपांतरित करेंगे और फिर यही कंपाउंड जो रहता है वो प्लांट्स इसको फिर से अब्जॉर्ब करता है। Certain other bacteria convert the some part of them nitrogen gas which goes back into the atmosphere। और कुछ प्रकार के ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं कि जो ये जो नाइट्रोजन प्रोडक्ट रहता है उनको नाइट्रोजन गैस में रूपांतरित करते हैं और ये जो गैस जो रूपांतरित होता है वो एटमोस्फियर वातावरण में फिर से सेटल डाउन हो जाता है। As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant। जिस प्रकार से जो वातावरण में जितना नाइट्रोजन रहना चाहिए वो उतना फिक्स हो जाता है। ओके और ये जो साइकिल जो दी हुई है वो जो ऊपर की जो मैंने आपको जो पूरा नाइट्रोजन साइकिल अंडरस्टैंड करवाया वही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होगा, फिर क्या होगा कि एक लाइटनिंग के इफेक्ट से और दूसरी ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बाय द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, फिर ये जो इसमें से क्या होता है कि नाइट्रोजन का एक कंपाउंड में ट्रांसफर होता है, फिर ये जो कंपाउंड में जब ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर जमीन जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो उसको लेंगे, शोषित करेंगे, फिर बाद में ये प्लांट्स को कोई एनिमल्स खाएगा और उसके बाद क्या होता है कि फिर जब ये मर जाएंगे तो फिर इसी में से फिर से जो बैक्टीरिया और फंगस रहते हैं फिर से इनका विघटन करेंगे। तो कुछ जो रहते हैं वो अगेन प्लांट्स लेते हैं और कुछ जो रहते हैं वो अगेन एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ओके।